morning, you all. हम लोग आज एक नए चैप्टर पे चलेंगे। आप डायरेक्ट देखिएगा तो आपको चैप्टर नंबर 5, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 क्या कहता है, जरा सा उसको देखें। केवल 2 सेक्शन आज हम पढ़ेंगे, बाकी इसके 3 सेक्शन नेक्स्ट टर्म पे। तो ये है 68 से, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 68 टू 72, 68 से 72 तक ये चैप्टर है मात्र, और बहुत साधारण है। तो आज हम देखते हैं कि ये है क्या, चैप्टर क्या है। तो चैप्टर की हेडिंग आप जैसा देख पा रहे होंगे, देखिए, ऑफ सर्टेन रिलेशंस। किसके बारे में ये चैप्टर है? देखिए, हर चैप्टर में लेकर ऑफ तक लिखा है। ऑफ सर्टेन रिलेशन किसके बारे में? कुछ निश्चित संबंधों के बारे में। देखिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई संबंध ही तो बनता है, दो पक्षकारों में कुछ संबंध बनता है। तो वो संबंध कैसा है ये बता रहा है यहाँ पे, ऑफ सर्टेन रिलेशन, ठीक है। आगे शब्द दिया गया है रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। ये रिजेंबल करता है, रिजेंबल करना माने उसी की तरह दिखना। रिजेंबलिंग माने आप समझिए कि उसी के सदृश होना, समान होना। कहते हैं ना कि बड़ा रिजेंबलिंग फेस है, काफी मिलता जुलता, तो उस तरह का मामला है। ऐसे संबंध जो किसके समान हो, दो क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक संबंध जो कि कॉन्ट्रैक्ट के क्रिएशन से बन रहा है, और एक संबंध ऐसा है जो कि बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के बन रहा है, लेकिन वो लग किस तरह रहा है, जैसे कि वो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बना। इसका अर्थ ये पूरे चैप्टर का अब आप आसानी से थोड़ा समझ पाएंगे। हिंदी में भी इसका क्या लिखा है, संविदा द्वारा सर्जित, क्रिएटेड बाय, निर्मित या सर्जित, किसके द्वारा? संविदा द्वारा। संविदा द्वारा ये सर्जित, सर्जित माने बना हुआ। संबंधों के सदृश कतिपय संबंधों के विषय में, हिंदी में भी समझ ले, जो संविदा द्वारा सर्जित संबंध होते हैं, इन्हीं की तरह संविदा से, यहां पे 1872 में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन वो होता, उसका प्रभाव क्या दिया गया है कि मानो वो संविदा की गई हो। संविदा द्वारा सर्जित संबंधों के सदृश कतिपय संबंधों के विषय में, यानी ऐसे संबंध जो कि संविदा द्वारा नहीं है बने, लेकिन वो संविदा की तरह ही दिख रहे हैं, सदृश, समान, दृश्यता होना, रिजेंबलिंग। तो यहां पे क्लियर हो गया होगा कि हम लोग अब ऐसे संबंधों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा नहीं बने हैं, बट वे उनपे ऐसा नियम कानून द्वारा, लॉ द्वारा एक ऐसा ऑब्लिगेशन अधिरोपित कर दिया गया है, दायित्व का अधिरोपण हो गया है, इंपोज कर दिया गया है ऑब्लिगेशन की, मानो वो संविदा के द्वारा ही बने। चैप्टर का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है क्लियर हो गया। आप लोग बहुत बार अभी आपने सुना होगा, मेरे भी मुंह से, अपने से भी, कहीं किसी या दोस्तों के माध्यम से, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, संविदा कल्प, और ऐसे ही तमाम आपको शब्द इसमें मिलेंगे। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट केवल आप कहते हैं, अर्ध संविदा, मतलब संविदा है लेकिन है नहीं होते हुए भी है, तो ये शब्द जो है इसके लिए यूज होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपके लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में
ये शब्द कहीं नहीं परिभाषित है, इसको यूज कहीं नहीं किया गया है, इसके लिए यूज होता है। एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा। अब कहां से ये मिला है? जाहिर सी बात है, जहां से सारे हमको सारे सिद्धांत कह लें या पूरा एक्ट ही हमको जहां से मिला, तो वहीं से मिला है, इंग्लिश लॉ से। इंग्लिश लॉ से मिला। अब एक बात जो मैंने पहले कहा, इट्स नॉट एन एक्चुअल, वास्तव में एक्चुअल और टेक्निकल। अगर हम टेक्निकली बात करें, एक्चुअली और टेक्निकली ये संविदा नहीं होती है, क्योंकि संविदा के कुछ एसेंशियल्स होते हैं, कुछ एसेंशियल्स होते हैं, आप सबको पता है। जैसे ऑफर होगा, ऑफर होगा, ऑफर के बाद क्या होगा? एक्सेप्टेंस होगा, एक्सेप्टेंस होगा। एक्सेप्टेंस में क्या होना चाहिए? फ्री कंसेंट होना चाहिए। तो ये जो एक फॉर्मेलिटी होती है किसी संविदा को बनाने के लिए, ऐसी कोई फॉर्मेलिटी इसमें नहीं है। तो जब नहीं है तो टेक्निकली तो रॉन्ग हो गया। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये इंप्लाइड भी नहीं है। अभी हम आगे बात करेंगे इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होना। आप कहते हैं ना कि भाई हम बस में चढ़ गए, हमने कुछ नहीं कहा, ठीक है, टेक्निकली नहीं हो रहा है वहां पे, लेकिन एक्चुअली वहां हो रहा है कि इंप्लाइड वे में आप बस पे चढ़ जाते हैं, उसके ऑफर को स्वीकार करते हैं कि मैं वहां जाऊंगा और तुम्हारा जो भी पेमेंट होगा, किराया होगा, वो पे करूंगा। तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, तो ध्यान दीजिएगा, अभी एक केस आएगा जब हम बात करेंगे कि वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसको इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मानने का आदेश दिया कि इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, न कि कुछ और। उसके पहले लॉर्ड मैन्सफील्ड ने कुछ कहा है, उसको भी देख लें, बस आगे चले। तो यहां पे आप दिमाग में बैठा के रखिएगा एक्चुअल और टेक्निकल। अगर इसको एक्चुअली या टेक्निकली, वास्तव में या तकनीकी रूप से इसका विश्लेषण करते हैं, तो हम पाएंगे कि इसमें संविदा के कोई भी तत्व विद्यमान नहीं है जो एक फॉर्मल संविदा को निर्माण करने में उपस्थित होते हैं। तो जब विद्यमान नहीं है तो क्या होगा? क्या होगा भाई? टेक्निकली वो गलत हो जाएगा। लेकिन अध्याय 5 में इसको कहा गया कि ठीक है, इसको माना जाएगा फिर भी। अब ये क्यों? जब आप समझिए कि जब ये एक्चुअली और टेक्निकली है भी नहीं, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर इसको जरूरत क्या है रखने की? इसका मतलब प्रश्न क्या है? क्यों रखें? क्यों रखा गया है हमारे कानून में? तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस का नाम आपने बहुत सुना होगा। नेचुरल जस्टिस एंड मेरे भी नाम से इक्विटी, इक्विटी, इक्विटी बहुत आप सुनते रहते हैं। तो ये नैसर्गिक न्याय, नैसर्गिक यानी प्राकृतिक जो है, प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो न्याय क्या होना चाहिए? सारा कानून छोड़ दो, सारी जितनी भी एक्ट अधिनियम है सबको एक तरफ रखो, बात करो कि प्राकृतिक रूप से, अगर नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो नैसर्गिक न्याय क्या होगा और साम्य की मांग क्या कहती है? साम्य माने इक्विटी, इक्विटी माने लोगों में मतलब समानता का सेंस क्या है यहाँ पे कि किसी के साथ अन्याय न हो। तो नैसर्गिक न्याय और साम्य के आधार पर, इसका आधार क्या है? जब ये कोई संविदा नहीं है, कुछ नहीं है, तो इनका आधार क्या है? दिस इज बेस्ड basis of this principle या basis of this concept is based on principle of natural justice and equity। ठीक है, तो बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब ये जो होता है वही मैंने बताया कि इसके आधार पे किसी भी व्यक्ति पे एक जैसा फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में, औपचारिक संविदा में एक
दायित्व का इम्पोज किया जाता है ऑब्लिगेशन, या दायित्व का अधिरोपण किया जाता है, वैसे इसमें भी किया जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया है कि इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट से ये अंतर होता है। क्यों अंतर होता है ये जान लीजिए। क्योंकि इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन होता है। ध्यान रखिएगा, एक लाइन की बात तो हो गई कि ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि आप बस को हाथ देते हैं, आपका इंटेंशन है कि मैं बस पे चढ़ूंगा, ये जहां तक मुझे ले जाएगा डेस्टिनेशन तक वहां जाऊंगा। बस वाले का भी ये इरादा है कि ये मेरी सवारी है और ये मुझे अपना जो भी चार्ज होगा वो पे करेगी, तो इंटेंशन इज देयर। लेकिन ये जो कंडीशन दी गई है 68 से 72 में, यहां कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता है किसी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने का। क्लियर? आगे देखते हैं कि अब ये कहां से आया, इसका उद्भव कहां होता है, ओरिजिन कहां से होती है। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, जो लोग देर से आ रहे हैं भाई प्लीज आ जाया करो, एंट्री नहीं दूंगा। 2-3 लोगों को अभी वापस गए हैं, तो जो भी देर से आए हैं अपना नाम यहां ना बुलाना पड़े किसी का। मैं 5 मिनट का समय देता हूं, उस दौरान आ जाया करिए, ठीक है? देखिए, मेरे आधार पे, यानी आप कहें कि किसी के अधिकारों को आप यूज करते हुए अपने आप को फायदे की स्थिति में रख लीजिए। तो लॉ एज वेल एज जस्टिस, ये लॉ एज वेल एज जस्टिस, कानून और न्याय, दोनों को क्या करना चाहिए? एक सिद्धांत के आधार पे काम करना चाहिए, उसको कहते हैं अनजस्ट एनरिचमेंट। अनजस्ट एनरिचमेंट, अनजस्ट माने अन्यायपूर्वक, जो न्यायोचित ना हो। एनरिचमेंट माने टू बिकम वेल्दी, अपने आप को फायदे में रखना, धनी बनना। तो अनजस्ट एनरिचमेंट को रोकना चाहिए। रोकना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एक बात और जानिए। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट माने इस तरह का, अभी हम इंग्लिश लॉ में बात करने जा रहे हैं, ये अभी सेटल्ड नहीं है, ग्रोइंग स्टेज में चलता रहेगा। इसके लिए कुछ पता नहीं कौन सी ऐसी परिस्थितियां हो, तो सर्टेन सर्कमस्टांसेस इसके लिए अभी डिफाइंड नहीं है, इसलिए इनमें अभी सेटल्ड नहीं है, चल रहा है। फिर भी इस पे क्या करना चाहिए? लॉर्ड मैन्सफील्ड, मैंने पहले ही नाम बताया, लॉर्ड मैन्सफील्ड ने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को इस आधार पे व्याख्यायित करने के लिए अपना सुझाव दिया कि लॉ और जस्टिस को अनजस्ट एनरिचमेंट, अन्यायपूर्वक, अविधिपूर्वक, नहीं अविधि तो नहीं कहेंगे, अन्याय कहेंगे, अन्यायपूर्वक किसी को धनी बनने से रोकने का एक इसके पीछे दृष्टिकोण है, कॉन्सेप्ट है कि अनजस्ट एनरिचमेंट किसी का ना हो। अनजस्ट एनरिचमेंट को रोकने के लिए लॉ और जस्टिस को काम करना चाहिए। उन्होंने एक केस में बता रहा हूं, यही लीडिंग केस है, इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। लॉर्ड मैन्सफील्ड का है, इस पे बेस्ड है, और यही पूरे अभी भी जो आप देखेंगे इसी आधार पे, इसी केस के आधार पे मॉसेस वर्सेस मैकफर्लम, मॉसेस वर्सेस मैकफर्लम,
अब ये जानिए कि जो अभी हम लोग ऐसे दायित्वों की चर्चा करने जा रहे हैं, ऐसे ऑब्लिगेशंस की चर्चा करने जा रहे हैं विच आर नॉट एक्चुअली और टेक्निकली created by contract या which are not contract actually but they are resembling them, तो इसको क्या हुआ, लॉर्ड मैnsfield was the real founder, you can say real founder of these type of obligations. इस केस में इनके पास मॉसेस वर्सेस मैकफार्लान का केस, इसको थोड़ा सा समझेंगे, हमारे पास अभी 10-12 मिनट है। इन्होंने वही कहा अनजस्ट एनरिचमेंट, बेस्ड ऑन अनजस्ट एनरिचमेंट, ये सिद्धांत कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, मतलब अनुचित लाभ का सिद्धांत। इसको दो सिद्धांतों में हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अनुचित लाभ का सिद्धांत पहला आता है, जैसा मैंने बताया, लॉर्ड मैnsfield के द्वारा मॉसेस वर्सेस मैकफार्लान के केस में। एक जैकब होते हैं, जैकब एक प्राणी था, उसने क्या किया, उसने मैकफार्लान को, नहीं मोसेस, सॉरी, जैकब ने मोसेस को कुछ क्या दिए, वचन पत्र, प्रॉमिसरी नोट, जिनकी हम बात करते हैं कि ठीक है हम आपको कुछ पेमेंट करेंगे, 5 प्रॉमिसरी नोट्स जैकब ने मोसेस को दिए। अब क्या हुआ, मोसेस ने कुछ जरूरत थी, एक तीसरा आदमी जो इसमें मैकफार्लान आप देख रहे हैं, ये मैकफार्लान थे। मैकफार्लान को कुछ पेमेंट का मसला रहा होगा इनके द्वारा, मोसेस के द्वारा। मोसेस ने उनको इंडोर्स किया, इंडोर्स माने करना, पृष्ठांकित करना, यानी एक पीछे नोटिंग लगा के उनको दे देना, इस शर्त के साथ कि ठीक है जब तक ये प्रॉमिसरी नोट इनके पास है तब तक ये उससे पैसा पा सकते हैं जो भी उस पर मेंशन होगा। अब इन्होंने क्या किया, उस पर इंडोर्स किया और इनको दे दिया, मैकफार्लान को। हो सकता है इनकी कुछ लेन देन बकाया रही है, मैकफार्लान को इस शर्त पे दिया कि मेरी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, मैं इसको पे नहीं करूंगा जो कुछ भी इन प्रॉमिसरी नोट में लिखा है, ये चूंकि इश्यूड बाय जैकब है, सो यू हैव टू रियलाइज दैट मनी फ्रॉम जैकब, I am not liable for that. This was express condition when he was endorsing that promissory notes to मैकफार्लान। Clear cut concept था, शर्त थी, लेकिन कुछ बात हुई होगी, मैकफार्लान ने इस शर्त के बावजूद इन पे वाद किया, मोसेस पे वाद किया कि ये इनके द्वारा दिया गया है इसलिए इसको ये पे करें, मैं तीसरे के पास क्यों जाऊं। ठीक है, वहां पे मैकफार्लान को ये अलाउ कर दिया गया, ठीक है तुम जाओ उनसे पैसा मोसेस से ले लो। अब यहां दिक्कत ये होती है कि मोसेस ने जब कह रखा है कि हम नहीं देंगे और शर्तें क्लियर हैं, तो मोसेस को भी आगे जाने का, न्याय पाने का अधिकार है। फिर ये केस आता है मोसेस वर्सेस मैकफार्लान। मैकफार्लान पहले एक बार मोसेस से वाद करके पैसा ले लेता है उस प्रॉमिसरी नोट्स पे, फिर मैकफार्लान के अगेंस्ट फिर मोसेस जाता है, ये आता है फिर यहां ये केस मोसेस वर्सेस मैकफार्लान। तो फिर अब ये दायित्व तो यहां पे देखिए ना, ये ऑब्लिगेशन जो कि मैकफार्लान को ये राइट दिया गया कि मोसेस से आप ले लो, दिस वाज एन ऑब्लिगेशन फॉर व्हिच ही वाज नॉट एक्चुअली लायबल। Moses was not liable because he had already expressed it that I would not be liable for any of the payment. You should go to Jacob. If you are getting these promissory notes, you have to go to Jacob. इसने कह रखा था, तो यहां पे उस पे एक जबरदस्ती बोझ लादा गया। ठीक, तो जबरदस्ती बोझ लादा गया, तो वहां कहा गया, फिर जब मोसेस वर्सेस मैकफार्लान का केस आता है तो लॉर्ड मैnsfield अनजस्ट एनरिचमेंट की बात करते हैं, भाई तो वहां जाओ, यहां क्यों इसको कर रहे हो, इससे ले लोगे। तो इन्होंने इतना ही समझिएगा कि मैnsfield ने मोसेस को इस चीज का फायदा दिया कि ठीक है मैकफार्लान जाके जहां से लेना हो ले, आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है,
एक चीज और देखिएगा, एक सर फ्रेडरिक पोलाक का नाम आपने सुना होगा। फ्रेडरिक पोलाक, इन्होंने इसको क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा, सर फ्रेडरिक पोलाक ने कहा क्या कहा है, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि नाम हम थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, हिंदी में इसको अन्वयिक संविदा, अन्वयिक संविदा कहा गया। सर फ्रेडरिक पोलक ने इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को, इस तरह के जो रिलेशंस हैं उनको क्या कहा, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। इसका एक बहुत अच्छा सा उदाहरण, साधारण सा उदाहरण मैं देके यहां पे खत्म करूंगा इसको, फिर थोड़ा आगे दूसरे केसेस को देखूंगा। मान लीजिए मैं आपके यहां आता हूं या आप मेरे यहां आते हैं, चाय वाय पीते हैं, आपका पर्स पीछे से खिसक के यहां गिर जाता है, आपका मोबाइल है, कीमती है, 50,000 का है, एप्पल का है, गिर जाता है, तो क्या होता है, मेरा क्या दायित्व है, मैं उसको रख लूं? 50,000 का मोबाइल मेरे पास नहीं है, 5,000 का है, 10,000 का है, चलो भाई महंगा वाला मिल गया, रख लो। कैसे मुझे बाध्य किया जाएगा? कैसे? कोई लॉ तो है नहीं कि गिर गई चीज तो हम चले आपको ढूंढ के दें ही नहीं। यहीं पे अनजस्ट एनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट आता है और कहा जाता है कि अगर आपके घर पे हमारा कुछ सामान छूट जाता है तो उसको आप दाब के नहीं बैठ जाएंगे, आप उसको हमें वापस करेंगे, ठीक है? तो वहां पे ये बात आती है वापस करने की, अनजस्ट एनरिचमेंट को रोकने के लिए मॉसेस वर्सेस मैकमिलान के केस से ही ये चीजें गवर्न हो रही हैं और लॉर्ड मैन्सफील्ड इसके प्रतिपादक थे, द फाउंडर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट यू कैन से। देखिए सिंक्लेयर वर्सेस ब्राउन या ब्राउन, जो भी नाम है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ही, ध्यान दीजिएगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का निर्णय था। मैन्सफील्ड के बाद, मोसेस वर्सेस मैकमिलान के बाद, सिंक्लेयर वर्सेस ब्राउन या ब्राउन, जो भी नाम है, इन्होंने एक नए सिद्धांत को प्रतिपादित किया। मैंने वहां पहला बताया था, यहां दूसरा। दूसरा क्या है? विवक्षित संविदा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, विवक्षित संविदा का सिद्धांत। कुछ दिन तक तो यह सिद्धांत चला, काफी धड़ल्ले से चला, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने दिया था तो कौन बोलने वाला है, लेकिन एक समय के बाद ये रोका गया इस कॉन्सेप्ट को। ये एम्प्लॉय, वो उन्होंने क्या कहना था, जो इसमें कौन जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि ये जो हम लोग कहते हैं कि अनजस्ट एनरिचमेंट को रोकने का सिद्धांत है, अनुचित लाभ का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, लॉर्ड मैन्सफील्ड ने किया, वो ठीक नहीं है। ये है, यहां पे एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, लेकिन फिर वही बात आएगी, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए था। इसको जो इन्होंने सिद्धांत दिया, ये थोड़ा सा टेक्निकली कुछ सही नहीं था, क्योंकि ना कोई फॉर्मल एक्सेप्टेंस, ना कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन, ना कोई फॉर्मल ऑफर, ना प्री कंसेंट, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये चला, कुछ दिन तक चला। तो आप इसमें यही इतना लिख के इसको यहां पे वाइंड अप करिए